हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम इनसाइट। आज हम देखेंगे 15 फरवरी 2025 के द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल और एडिटोरियल जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स। वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुल 9 आर्टिकल और एडिटोरियल है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि आया है भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड। 13 फरवरी 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया। उनका उद्देश्य 2030 तक बायलैटरल व्यापार को बढ़ाकर $500 बिलियन करना है। यह एक बड़ा कदम है और दोनों देशों के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। मुख्य उद्देश्य ट्रेड एक्सपांशन। सबसे बड़ा लक्ष्य है 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $500 बिलियन तक बढ़ाना। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव। साथ ही दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और रणनीतिक खजानों के लिए मजबूत सप्लाई चेन पर मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं। फोकस के क्षेत्र। एनर्जी सेक्टर। इंक्रीज एनर्जी इंपोर्ट्स। भारत अब अमेरिका से अधिक ऑयल और गैस खरीदने का इरादा रखता है, जिससे अमेरिका भारत के लिए ऊर्जा का प्रमुख सप्लायर बन सकता है। डिफेंस कोऑपरेशन। मिलिट्री इक्विपमेंट। अमेरिका भारत को अपने सैन्य उपकरण की आपूर्ति बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की संभावित आपूर्ति भी शामिल हो सकती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जॉइंट वेंचर। दोनों देशों ने मिलकर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में काम करने की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशन। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट 2025 के फॉल तक एक मल्टी सेक्टरल व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी करने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य व्यापार असंतुलित को सुधारना और दोनों देशों के लिए फेयर ट्रेड शर्तों को स्थापित करना है। निष्कर्ष। 2030 तक बायलैटरल व्यापार को दोगुना करने की प्रतिबद्धता भारत और अमेरिका के बीच एक नई और मजबूत रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। इस साझेदारी के जरिए ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका का रक्षा सौदा, F-35 जेट्स। हाल ही में अहम कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट की बिक्री का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच डिफेंस संबंधों को और मजबूत बनाना है, ताकि आने वाले समय में सहयोग और भी गहरा हो सके। मुख्य विवरण। अनाउंसमेंट। 13 फरवरी 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम भारत को F-35 स्टील फाइटर्स जेट देने के रास्ते को साफ कर रहे हैं। करंट स्टेटस। फिलहाल यह सिर्फ एक प्रस्ताव है और इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के उन्नत एविएशन प्लेटफॉर्म की खरीद की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। भारत के लिए प्रभाव। स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन। यदि भारत इन F-35 जेट को प्राप्त करता है तो यह उसकी डिफेंस क्षमताओं को मजबूत कर सकता है, खासकर क्षेत्रीय खतरों से निपटने में। हालांकि इसमें शामिल उन्नत तकनीक के कारण
भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। ऑपरेशनल चैलेंजेस। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में इन जेट्स को शामिल करने के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव और ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। साथ ही भारत के पास जो मौजूदा रूसी निर्मित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसके साथ इन जेट्स की कंपैटिबिलिटी में कुछ समस्याएं आ सकती है। आगे की दिशा। इवैल्यूएशन प्रोसेस। भारत को इस प्रस्ताव का गहराई से मूल्यांकन करना होगा, जिसमें कॉस्ट, तकनीकी स्थानांतर और रणनीतिक दृष्टिकोण जैसे पहलुओं का विचार किया जाएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निगोशिएशन। अगर यह सौदा आगे बढ़ता है तो अमेरिका और भारतीय सरकारों के बीच विस्तृत वार्ताएं होंगी, जिसमें तकनीकी विनिर्देश, वितरण, समय सीमा और सपोर्ट मैकेनिज्म पर चर्चा की जाएगी। कंक्लूजन। भारत को F-35 जेट देने का प्रस्ताव अमेरिका भारत डिफेंस रिलेशन में एक अहम मोड़ है। यह भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन इसके साथ ही यह रणनीतिक, ऑपरेशनल और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल पे, जो भी यूएस पे ही आया हुआ है। यूएस द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर को डिजाइन किया गया है। ओवरव्यू देखते हैं। यूएस इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किए हैं। ये रिएक्टर भारत में बनाए जाएंगे ताकि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर सहयोग को और मजबूत किया जा सके। की एस्पेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। तो न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन। यह प्रोजेक्ट इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के तहत भारत को नागरिक उद्देश्यों के लिए अमेरिकी न्यूक्लियर तकनीक का आयात करने की अनुमति दी गई है। भारत न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) का हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन इससे अपनी क्लीन रिकॉर्ड के कारण विशेष छूट प्राप्त है। यूएस डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर। अमेरिका ने भारत के निर्माण के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किए हैं। ये रिएक्टर एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाए जाएंगे, जिससे उच्च दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित होंगी। इससे भारत की न्यूक्लियर पावर जनरेशन क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया। भारत का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करना है। ये रिएक्टर भारत की बढ़ती बिजली की डिमांड को पूरा करने में मदद करेंगे। यह क्लीन एनर्जी समाधानों को बढ़ावा देता है और कार्बन इमिशन को कम करता है। स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशन। यह प्रोजेक्ट भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इससे इंडो पैसिफिक अलायंस मजबूत होती है और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सकता है। चैलेंजेस एंड कंसर्न। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी इशू। भारत का न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ 2010 आपूर्तिकर्ताओं को दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराता है, जो अमेरिकी कंपनी के लिए चिंता का कारण है। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए चर्चा जारी है। सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। परमाणु सुरक्षा को सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। परमाणु अपशिष्ट निपटान एक बड़ी चुनौती है। कंक्लूजन। भारत में अमेरिका द्वारा डिज़ाइन किए गए न्यूक्लियर रिएक्टर भारत अमेरिका एनर्जी कोऑपरेशन
के एक नए युग की शुरुआत को दर्शाते हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के क्लीन एनर्जी लक्ष्यों, आर्थिक विकास और अमेरिका के सार्थ रणनीतिक संबंधों में योगदान करेगा। हालांकि नीति और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों को हल करना आवश्यक है ताकि इस परियोजना को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, एस्टेरॉयड 2024 YR4। ओवरव्यू देखते हैं। एस्टेरॉयड 2024 YR4 एक ऐसा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जिसे खगोलज्ञ ने बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। इसे 2024 में खोजा गया और इसकी साइज और ट्रैजेक्टरी को देखते हुए इसे पोटेंशियली हज़ार्डोस एस्टेरॉयड माना गया है। एस्टेरॉयड 2024 YR4 की विशेषताएं, साइज और कंपोजिशन। इसका डायमीटर कुछ मीटर से लेकर कुछ 100 मीटर तक हो सकता है। यह रॉक, मेटल या दोनों का मिश्रण हो सकता है, जैसे कि ज़्यादातर एस्टेरॉयड में होता है। इसका आकार से ऐसा लगता है कि यह उन एस्टेरॉयड जैसा है जिन्होंने पहले रीजनल स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। ऑर्बिट और ट्रैजेक्टरी, यह सन का चक्कर लगाता है और कभी कभी पृथ्वी की कक्षा को भी पार करता है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि यह निकट भविष्य में पृथ्वी के बहुत पास से गुजर सकता है, इसलिए इसके पाथ पर नज़र रखी जा रही है ताकि हम समय रहते इसके टकराने के संभावित खतरों का अंदाज़ा लगा सकें। पोटेंशियल इम्पैक्ट सिनारियोज, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इम्पैक्ट। फिलहाल के मॉडल्स के अनुसार पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है। हालांकि एस्टेरॉयड पर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का असर हो सकता है जिससे इसकी दिशा बदल सकती है, लेकिन हमेशा ट्रैकिंग करना जरूरी है ताकि भविष्य में इसके टकराने का सही अनुमान लगाया जा सके। इम्पैक्ट के परिणाम, रीजनल इफेक्ट। अगर यह छोटा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो 2013 में चेलाम्बिक्स में हुई घटना जैसा एटमॉस्फेयर एक्सप्लोजन पैदा हो सकता है। इसके शॉकवेव, इमारतों का नुकसान और कुछ लोगों को चोटें भी लग सकती हैं। ग्लोबल इफेक्ट, यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है और इसका असर पूरी दुनिया में हो सकता है। अगर यह ओशन में गिरता है तो इससे सुनामीज का खतरा हो सकता है। अगर यह ज़मीन पर गिरता है तो इससे एक बड़ा गड्ढा बन सकता है और साथ ही वाइल्ड फायर्स या क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। मॉनिटरिंग एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज, ट्रैकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा, ईएसए और इसरो इस एस्टेरॉयड को ट्रैक करने के लिए टेलीस्कोप और रडार का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में और अधिक ऑब्जर्वेशन से हम इसकी ट्रैजेक्टरी की भविष्यवाणी और सही बना सकते हैं। प्लैनेटरी डिफेंस मेजर, अगर इसे लेकर कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो वैज्ञानिक इन उपायों पर विचार कर सकते हैं। काइनेटिक इम्पैक्शन, जैसे डार्ट मिशन का इस्तेमाल करके काइनेटिक इम्पैक्टर्स का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड को रास्ते से हटाया जा सकता है। ग्रेविटी ट्रैकर्स का उपयोग करके हम इसके ऑर्बिट को धीरे धीरे बदल सकते हैं। अगर और कोई तरीका कारगर ना हो तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं ताकि एस्टेरॉयड को टुकड़ों में तोड़ा जा सके या उसे दिशा बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। कंक्लूजन, एस्टेरॉयड 2024 YR4 अभी के लिए पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें इसे बारीकी से ट्रैक करते रहना चाहिए। एस्टेरॉयड ट्रैकिंग
और प्लानिटरी डिफेंस में लगातार हो रहे सुधार से हमें भविष्य में संभावित प्रभावों को समझने और उनसे बचने की क्षमता मिल रही है। इस विषय पर निरंतर रिसर्च और हमेशा रहने से हम पृथ्वी को भविष्य में एस्टेरॉयड के खतरों से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। इंट्रोडक्शन। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण देशों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना है। यह रिपोर्ट 1993 से 2022 तक के डेटा पर आधारित है और इससे मुख्य रूप से स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीटवेव्स और ड्रॉट्स जैसी घटनाओं से हुई मानव हानि और आर्थिक नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। की फाइंडिंग। ग्लोबल इम्पैक्ट। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 9,400 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है 1993 से लेकर 2022 तक। ह्यूमन फैटेलिटीज़ करीब 8 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इकोनॉमिक लॉसेस 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का भारी नुकसान हो चुका है। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज डोमिनिका, चाइना, होंडुरास, म्यांमार, इटली, इंडिया, ग्रीस, स्पेन, वनुआतू, फिलीपींस। इन देशों ने एक्सट्रीम वेदर के कारण सबसे ज़्यादा ह्यूमन और इकोनॉमिक नुकसान उठाया है। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन 2022 पाकिस्तान, बेलीज़, इटली। 2022 में इन देशों ने एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बहुत बड़ा नुकसान झेला। इंडिया वल्नरेबिलिटी सीआरआई रैंकिंग। भारत 1993 से 2022 तक उन देशों में 6 स्थान पर रहा है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इम्पैक्ट स्टैटिस्टिक्स। एक्सट्रीम इवेंट भारत में 400 से ज़्यादा घटनाएं हुई जिनमें फ्लड्स, हीटवेव्स और साइक्लोन शामिल है। ह्यूमन फैटेलिटीज़ कम से कम 80,000 लोगों की जान चली गई। इकोनॉमिक लॉसेस भारत को लगभग 180 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। नोटेबल इवेंट्स फ्लड्स 1993, 1998 और 2013 में भारत में बड़ी बाढ़ आई। हीटवेव्स 2002, 2003 और 2015 में अत्यधिक गर्मी की लहरें आई। साइक्लोन्स 1999 में उड़ीसा में आए। साइक्लोन 2014 में और 2014 में साइक्लोन आया हुडहुड, साइक्लोन हुडहुड, और 2020 में साइक्लोन एम्फन ने बड़ी तबाही मचाई। ग्लोबल ऑब्जर्वेशन। टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। फ्लड्स प्रभावित होने वाली 50% से ज़्यादा आबादी इस वजह से हुई। स्टॉर्म्स 56% ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस का कारण बने जो कुल मिलाकर 2.33 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट। इस डेटा से साफ है कि क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर के कारण होने वाली ह्यूमन और इकोनॉमिक हानि लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमें बेहतर रिसाइलेंस और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की आवश्यकता है। रिकमेंडेशन फॉर हाई रिस्क कंट्रीज इन्हांस प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट योजनाओं को सख्ती से लागू करें। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जो एक्सट्रीम वेदर का सामना कर सके। कम्युनिटी अवेयरनेस। क्लाइमेट रिस्क के बारे में लोगों को जागरूक करें। फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी फाइनेंशियल सपोर्ट। कमज़ोर देशों को एडेप्टेशन और मिटिगेशन की मदद करने के लिए पर्याप्त क्लाइमेट फाइनेंस दें। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन।
ग्लोबल एग्रीमेंट को लागू करें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कमज़ोर देशों में रिसाइलेंस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता साझा करें। कंक्लूजन, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 यह दर्शाता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट से निपटने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन बेहद ज़रूरी है। अगर हम मिटिगेशन, एडेप्टेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सही कदम उठाते हैं तो हम जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली एडवर्स इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और भविष्य में और अधिक नुकसान से बच सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है तीस्ता डैम। यह एक बहुत महत्वपूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो तीस्ता रिवर पर आधारित है। यह डैम सिक्किम और वेस्ट बंगाल राज्यों में फैला हुआ है और इसका काम सिर्फ बिजली बनाना ही नहीं बल्कि इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में भी अहम भूमिका निभाता है। जियोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चरल डिटेल्स। लोकेशन, यह डैम तीस्ता रिवर पर है जो सिक्किम के तसोलाम्बो लेक से निकलती है और इस नदी का बेसिन सिर्फ सिक्किम और वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश तक फैला हुआ है। स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, देश को खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यह कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो बहुत मजबूत और स्थिर होता है। इसमें स्पिलवेव्स है जिनसे पानी का सही से नियंत्रण हो पाता है और बाढ़ जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है। इसके अलावा डैम में बिजली बनाने के लिए हाइड्रो पावर टर्बाइन्स भी लगी है। इम्पोर्टेंस ऑफ द तीस्ता बैंड डैम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, यह डैम तीस्ता रिवर के पानी का सही उपयोग करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। दरअसल तीस्ता रिवर पर कई और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हैं जैसे तीस्ता स्टेज 3, 4 और 5 जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाते हैं। इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, डैम का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि यह वेस्ट बंगाल और आसपास के इलाकों में खेती के लिए पानी मुहैया कराता है, खासकर राइस और जूते की खेती में मदद करता है जो इस इलाके की मुख्य फसलें हैं। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ से निपटने के लिए यह डैम बहुत मददगार है, खासकर मानसून के दौरान। डैम में पानी प्रवाह को नियंत्रित करता है जिससे बाढ़ का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और जो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा रहता है वह भी इससे बच जाता है। चैलेंजेस एंड इश्यूज़। इन्वायरमेंटल कंसर्न, डैम का निर्माण करते वक्त डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस जैसी समस्याएं भी आई। इसका असर एक्वेटिक लाइफ और नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर भी पड़ा। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बढ़ गया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डैम बनाने के कारण बहुत से स्थानीय लोगों को अपने घरों से रिलोकेट करना पड़ा और कई परिवारों को अपनी रोजी रोटी कमाने में भी समस्या आई। इंडिया बांग्लादेश वाटर डिस्प्यूट, एक और बड़ी समस्या ये है कि तीस्ता रिवर भारत को बांग्लादेश दोनों देशों के बीच साझा नदी है। भारत और बांग्लादेश के बीच की साझा नदी है। बांग्लादेश ने हमेशा फेयर वाटर शेयरिंग की मांग की है, खासकर सूखे के मौसम में। अभी तक तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका है। कंक्लूजन, तो तीस्ता डैम भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है क्योंकि यह पावर जनरेशन, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में मदद करता है, लेकिन इसके साथ इसे कुछ इन्वायरमेंटल और वाटर शेयरिंग से विवादों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए इसका सही तरीके से मैनेजमेंट और सभी पक्षों के बीच उचित वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बेहद ज़रूरी है ताकि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकें।
अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है चाइना का ग्लोबलाइजेशन ई सप्लाई चेन के द्वारा। चाइना आज के समय में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसमें सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। जब हम वेपनाइजेशन ऑफ द ई सिस्टम चेन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि चाइना के पास यह क्षमता है कि वह एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर, प्राइस को प्रभावित करके या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाईज को बाधित करके जियोपॉलिटिकल लेवरेज हासिल कर सके। अब कई देश अपनी डिपेंडेंसी कम करने और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं। चाइना डोमिनेंस इन दी ई सप्लाई चेन। की सेक्टर्स कंट्रोल बाय चाइना। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चाइना चिप्स के उत्पादन में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इसका चिप सप्लाई चेन पर गहरा असर है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चाइना वैश्विक रेयर अर्थ उत्पादन का 60% से अधिक नियंत्रित करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माता है। टैक्टिक्स यूज फॉर सप्लाई चेन वेपनाइजेशन। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। चीन कभी भी रेयर अर्थ मेटल, सेमीकंडक्टर और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क। चीन द्वारा बनाए गए उपकरणों में बैकडोर या साइबर एस्पियोनेज का खतरा हो सकता है, जिससे सुरक्षा की चिंता बढ़ जाती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। चीन जानबूझकर टेक इंडस्ट्रीज में डिले या प्राइस हाइक करके वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित करता है। स्ट्रैटेजिक टू काउंटर चाइना ई सप्लाई चेन डोमिनेंस। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन। देश अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया, वियतनाम, जापान और ताइवान जैसे देशों में स्थानांतरित कर रहे हैं ताकि वे चाइना पर अपनी निर्भरता कम कर सके। साथ ही यूरोपियन यूनियन और साउथ ईस्ट एशिया में रीजनल सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। स्ट्रेनिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देश अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएस, यूरोप और इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स में निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा यूएस चिप एक्ट और इंडियाज़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर सके। स्ट्रेटेजिक स्टॉक पिलिंग ऑफ क्रिटिकल मटेरियल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट और सेमीकंडक्टर का रिजर्व बनाना और माइनिंग तथा प्रोसेसिंग को चाइना के बाहर बढ़ावा देना, खासकर ऑस्ट्रेलिया, यूएस और कनाडा में, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर निर्भरता कम हो सके। रोल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। स्ट्रेंडिंग अलायंस। देश अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना रहे हैं, जैसे चिप्स फॉर अलायंस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और यूएस, ताकि वे सप्लाई चेन को सुरक्षित रख सकें। इसके साथ ही क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे गठबंधन और मजबूत हो रहे हैं ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाया जा सके। ट्रेड पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। चीन की टेक फर्म पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, खासकर उन कंपनियों पर जो सिक्योरिटी रिस्क का सामना कर रही है, जैसे हुआई, जेटी। एक्सपोर्ट कंट्रोल को कड़ा किया जा रहा है ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी का चाइना में ट्रांसफ़र रोक सकें।
साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। टेलीकॉम और हार्डवेयर के लिए कड़े साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लागू किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षित और ट्रस्टेड सप्लाई चेन बन सके। इसके अलावा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चाइना किसी भी तरीके से तकनीकी जानकारी हासिल न कर सके। कंक्लूजन। चाइना का ई सप्लाई चेन पर नियंत्रण वैश्विक स्तर पर कई देशों के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन चुका है। इसके मुकाबले के लिए डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंटरनेशनल अलायंस को बढ़ावा देना जरूरी है। इसमें इकोनॉमिक रेसिलियंस और सिक्योरिटी मेजर का संतुलित दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है ताकि टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के वेपनाइजेशन का सही तरीके से मुकाबला किया जा सके। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है CGI। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने हाल ही में इंडिया चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में भूमिका को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, खासकर जब बात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI डायरेक्टर के चयन की प्रक्रिया हो। वाइस प्रेसिडेंट कंसर्न क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ द CGI। भोपाल में नेशनल जुडिशियल अकेडमी के एक कार्यक्रम के दौरान वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने सवाल उठाया कि CBI डायरेक्टर के चयन में CGI की भागीदारी लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खा सकती। उनका कहना था कि ऐसा होना शायद सही नहीं है और इस प्रक्रिया को फिर से सोचना चाहिए। नीड फॉर द रीइवैल्यूएशन ऑफ नॉर्म्स। उन्होंने यह भी बताया कि जो प्रक्रिया चल रही है वो एग्जीक्यूटिव द्वारा जुडिशियल डिसीजन के प्रभाव बन गई है और इसे फिर से देखा जाना चाहिए ताकि यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खा सके। कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अपकमिंग CE अपॉइंटमेंट्स। यह बयान उस समय आया है जब अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी है, क्योंकि वर्तमान CEC राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 को अपना सेवानिवृत्ति ले रहे हैं यानी रिटायर हो रहे हैं। यह पहली CEC अपॉइंटमेंट होगी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के तहत की जाएंगी। इस कानून के तहत अब CGI को सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। धनखड़ ने जुडिशियल इंटरफेस को लेकर चिंता जताई है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स बताया है जिससे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच पावर्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इम्प्लीकेशन एंड रिएक्शन। डिबेट ऑन जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बयान ने इस पर बहस शुरू कर दी है कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में जुडिशियरी का कितना हस्तक्षेप होना चाहिए। यह चर्चा सेपरेशन ऑफ पावर्स और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के इर्द गिर्द घूम रही है। पोटेंशियल रिफॉर्म्स। धनखड़ की यह अपील है कि नॉर्म्स को फिर से देखा जाए और इससे यह संभावना बढ़ती है कि लेजिस्लेचर या जुडिशियरी इस पर पुनः विचार कर सकती है। इस समीक्षा से यह तय किया जाता है कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए। कंक्लूजन। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की यह चिंता हमें यह याद दिलाती है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक स्पष्ट अंतर बनाए रखना जरूरी है ताकि हमारी डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा जा सके। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर,
जो कि है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, तो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग 17 फरवरी 2025 सोमवार को होने वाली है। इस मीटिंग का मकसद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगले उत्तराधिकारी को चुनना, क्योंकि वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 को रिटायर होने वाले हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगला लीडरशिप तय होगा। कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब हम जानते हैं कि इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो इस कमेटी में चेयरपर्सन होंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी, जो इस कमेटी में मेंबर होंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो एक और मेंबर होंगे। यानी सिलेक्शन कमेटी में सरकार और विपक्ष दोनों की भागीदारी है। सिलेक्शन प्रोसेस। रोल ऑफ द सर्च कमेटी। अब देखो, सबसे पहले एक सर्च कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता यूनियन लॉ मिनिस्टर कर रहे हैं। इस कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है। ये सभी कैंडिडेट या तो सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर रिटायर्ड, लेकिन इनका एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रहा है। डिलिब्रेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब जब कैंडिडेट की लिस्ट तैयार हो चुकी है तो सिलेक्शन कमेटी इन सभी नामों पर चर्चा करेगी और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक नाम रिकमेंड करेंगी। इसके बाद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के आधार पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करेंगे। यानी सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और स्टेप बाय स्टेप होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट लॉ। अब ये प्रक्रिया इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि पहली बार यह नया कानून चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के तहत हो रहा है। इस नए लॉ में सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और पीएम द्वारा नामित एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यानी अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट इसी लॉ के अनुसार होगी और इस बदलाव को सब लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट। अब सवाल ये उठता है कि इस पोस्ट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है। ज्ञानेश कुमार, जो कि इस समय इलेक्शन कमिश्नर है, सबसे आगे माने जा रहे हैं। अगर उन्हें अपॉइंट किया जाता है तो उनका टेन्योर 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। यानी इस प्रोसेस में काफ़ी कुछ पहले से तय दिख रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन अब सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है। कंक्लूजन। तो कुल मिलाकर यह सिलेक्शन कमेटी मीटिंग बहुत क्रूशियल है। इससे तय होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगला लीडरशिप कौन संभालेगा। तो कंक्लूज़न। तो कुछ मिलाकर यह सिलेक्शन कमेटी मीटिंग बहुत क्रूशियल है। इससे तय होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगला लीडरशिप कौन संभालेगा, खासकर जब देश में कई बड़े इलेक्शन आने वाले हैं। साथ ही यह प्रोसेस यह भी दिखाती है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट के लिए नया लीगल फ्रेमवर्क लागू हो चुका है और सबकी आइज़ इस पर टिकी हुई है। तो यही थे आज के सभी हमारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।